गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम भारतीय संविधान की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा संविधान बहुत ही अद्वितीय और अनोखा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन लगे थे। ये संविधान हमारे जो महान नेता थे उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है, अद्वितीय योगदान है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी को हम भारत का गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जबकि भारत का संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को स्वीकार कर लिया था। इसके पीछे एक ऐतिहासिक घटना है कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। और इस ऐतिहासिक जो दिन था 26 जनवरी 1930 को, उस ऐतिहासिकता के कारण हम 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इस भारत की संविधान की विशेषता क्या है? भारत की संविधान में अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। राष्ट्रपति संघ का कार्यपालिक प्रधान होता है। सारा काम उसी के साइन से होता है। लेकिन भारत में जो असली एग्जीक्यूटिव है वो प्रधानमंत्री के पास में शक्ति है। भारत में सारी कार्यकारी शक्ति भारत के प्रधानमंत्री के पास है, जिसकी नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के संविधान में 74 और 75 में पार्लियामेंट्री सिस्टम का विवरण है। यहाँ संसदीय व्यवस्था है। जिस पार्टी का सबसे ज़्यादा मेंबर चुना जाता है उसी की सरकार बनती है। तो ये संसदीय लोकतंत्र इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य जनता पर शासन करते हैं। तो जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य हमारे एमपी होते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से वी द पीपुल ऑफ इंडिया में भारत के लोगों का भारत के शासन चलाने में योगदान है। भारतीय संविधान की विशेषता में है कि यहाँ केंद्र और राज्य दोनों सबका पावर अलग अलग है। संघ सूची है, राज्य सूची है, संवर्ती सूची है। संघ सूची में रेलवे, टेलीफोन, एयर, नाभिकीय ऊर्जा, डिफेंस, इसमें केंद्र सरकार केवल कानून बना सकती है। राज्य सूची में एग्रीकल्चर, भू राजस्व, लैंड, इसमें स्टेट गवर्नमेंट ही केवल कानून व्यवस्था, इसमें स्टेट गवर्नमेंट ही केवल कानून बना सकती है। संबोधित सूची, शिक्षा, श्रम, इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। तो दोनों के पावर में बंटवारा भी है। इसके बाद इंडिविजुअल का फ्रीडम है। हमारे यहाँ संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, जिसमें हमको बहुत राइट दिया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। फिर भारत के राज्य नीति निदेशक तत्व है, जिसमें राज्य को कहा गया है कि राज्य को क्या क्या करना है, जिससे एक विकसित भारत में भारत के लोगों का सपना पूरा होगा। तो भारत के का जो संविधान है, इसमें एक आज़ाद न्यायपालिका की व्याख्या की गई है। भारत के न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू का पावर है। वह संसद द्वारा बनाया गया किसी कानून को मेजरमेंट करती है, ये भारतीय संविधान के अनुरूप है या नहीं है। अगर ये भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है तो वह उस कानून को निरस्त कर सकती है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सेकुलर स्टेट है, फेडरलिज्म है, संघ और राज्य दोनों का शासन चलाने में योगदान है। सिंगल सिटीजनशिप है। भारत में हर एक आदमी का जो 18 वर्ष से ऊपर का है उसको राइट है कि वह वोट देने का अधिकार है। और आपको ये आश्चर्य होगा कि वोट देने का अधिकार विकसित देशों में भी महिलाओं को पहले नहीं मिला था। ये भारत का संविधान ही है कि जब से ये लागू हुआ है तब से सभी महिला पुरुष सबको वोट देने का अधिकार मिल गया। पहले 21 वर्ष तक के लोगों के लिए वोट देने का अधिकार था, अब उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। इसके साथ इमरजेंसी प्रोविजन भी है। अगर देश में कोई सशस्त्र खतरा है, कोई विदेशी आक्रमण हो गया है, सशस्त्र आक्रमण कर दिया गया है, तो उसमें धारा 352 के अंतर्गत
संघ सरकार आपातकाल लागू हो सकता है। राज्यों में आपातकाल, जब राज्य का कानून व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चलेगा तो राज्य में अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। अगर वित्तीय आपातकाल होगी तो 360 में वित्तीय आपातकाल लागू हो जाएगा। संघ और राज्य दोनों का एक ही संविधान है, संविधान की ही सर्वोच्चता है। कोई विवाद है तो संविधान के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट उसकी फैसला करेगी। भारत के संविधान में लचकता बहुत है। समय के अनुसार, जैसा कि हम जानते हैं कि सोसाइटी के नॉर्म्स बदलते हैं, तो भारतीय संविधान में भी समय के अनुसार काफ़ी चेंजेस हुए हैं और चेंजेस होना भी चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार हमारी सोच, परिस्थिति सभी बदलती रहती है। तो इसका लचकता और रिजिडिटी दोनों है। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं जिसको भारत के संसद भी चेंज नहीं कर सकता है, जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं। इवन फंडामेंटल राइट को आपातकाल में भी आपका फंडामेंटल राइट से आपको वंचित नहीं किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जिसको मौलिक अधिकार में रखा गया है, जिसको भारत के संविधान में मौलिक ढांचा में रखा गया है, जैसे सोशलिज्म है, सेकुलरिज्म है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वोट देने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ऐसे कई सारे हमारे अधिकार हैं जिसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, जिसको पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट चेंज करेगी तो फिर उसमें जुडिशरी का हस्तक्षेप होगा। तो इस प्रकार भारत के संविधान में रिप्रेजेंटेटिव डाइवर्स ग्रुप हैं, क्योंकि आदिवासियों को संरक्षण है, अनुसूचित जातियों के लोगों को संरक्षण है, हर एक वर्ग के लोगों को उसमें एकोमोडेट करने का प्रयास किया गया है। उसमें लेजिस्लेटिव का काम है कानून बनाना, तो हमारे जो संसद सदस्य हैं वो कानून भी बनाते हैं, और उसी संसद सदस्य में से एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट करते हैं, जो मंत्री बन जाते हैं। इसमें क्या है कि एक आदमी का नहीं चलता है, क्योंकि कोई भी डिसीजन कैबिनेट लेती है, और कैबिनेट का मतलब है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। इसका मतलब है कि पूरे सरकार का फैसला है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारी सरकार लोकसभा राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा में अगर उनका तब तक बहुमत है तभी तक वो सरकार में है, और लोकसभा राज्यसभा में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सिविल सर्विसेज हमारे यहाँ है जो अस्थाई है, जो IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर संघ और राज्य दोनों में काम करते हैं, और उनका टर्म अस्थाई है और इस तरीक़ा से काम करते हैं। बाइकैमरल लेजिस्लेशन है, राज्यसभा है, लोकसभा है, राज्यों में विधानसभा है, विधान परिषद है। तो इस प्रकार हमने डिस्कशन किया कि भारत के संविधान की क्या क्या विशेषता है, और हम आशा करते हैं कि आपको एक नई जानकारी में हम कुछ इजाफा कर पाए होंगे। आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।